हेलो गाइस, लेट्स जस्ट बिगिन विद आवर सेशन। फटाफट आ जाइए आप लोग, फिर हम अपना सेशन शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक है, फटाक से आ जाइए एंड देन वी विल कंटिन्यू कि क्या चल रहा है। ओके गाइस, आई होप सबको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आज पढ़ने वाले जो टॉपिक है हमारा वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले आज के टॉपिक में हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे जिसको और भी कवर करना ज़रूरी है। वो भी टॉपिक हम कवर करेंगे। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो हमने अभी तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। तो मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर की बात करेंगे, इसके रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज की बात करेंगे, ट्रांसपोज के बाद ट्रांसपोज के रूल्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद सिमेट्रिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहने वाला है आज की क्लास में। ये वाली चीज़ें, ये सब पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा आज की क्लास में अपने। ओके, ठीक है ना। इससे इसके बाद मैट्रिक्स में ना बहुत मेजर चंक नहीं बच जाता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बच जाता है, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइजेज में एनसीईआरटी की कराता ही जाता हूँ, आपको बीच बीच में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाता जाता हूँ। जो भी मेरे क्लासेस में आपको क्वेश्चन देखते हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके लिए उठाऊँ, बिकॉज अभी आप जब पढ़ रहे हो कोई चीज़ तो आपके लिए ईजी होगा एनसीईआरटी से पढ़ना। ओके गाइस, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, एंड यस है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। इस अभी तक मैट्रिक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हुई तो प्लीज़ पहले से ही बता दीजिए मुझे, जिससे चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाए और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। ऑल्सो अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब तक सब लोग जुड़ते हैं तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। कल यार जो लोग मेरी डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कल एक रूल बताया था मैंने, वो रूल मैं ये वाली क्लास में भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप लोग ये रूल को ध्यान से समझें और नोट डाउन कर लें। तो मैंने बोला था यार कि 5 चीज़ें, जो 5 थिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टूडेंट है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 5 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक। पहली चीज़ ये, और अभी जब कंपटीशन, ठीक है, तो इसमें 5 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कोप अप कर सकती हैं। तो पहली चीज़ क्या है आपका, आपका शेड्यूल। अगर मान लीजिए कि आपकी आदत है रात में 4 बजे तक जगने की, पबजी खेलने की, और सुबह फिर आप 11-12 बजे सो के उठते हैं, तो आपका आधा दिन वैसे भी जा चुका है। अब आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 30% रह जाएगी, और उस 30% प्रोडक्टिविटी में आप पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा हो। प्लीज़ गाइस, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आप कोई भी ऐसे प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शेड्यूल को बहुत ज़्यादा अच्छा रखें, अपने शेड्यूल को बहुत ज़्यादा टाइट रखें, ठीक है। जो आप शेड्यूल पहले फॉलो करते आ रहे थे वही शेड्यूल फॉलो करेंगे, या फिर आपकी जल्दी उठने की आदत है तो वही जल्दी उठने की आदत डालिए। उसमें 1-2 घंटा डेली, मान लीजिए लॉकडाउन की वजह से नहीं नींद आ रही है, कहीं घूमना नहीं हो पा रहा है, थकान नहीं हो पा रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 घंटा डेली भी हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं। मैक्स टू मैक्स आपको 8 बजे तक सो के उठ जाना चाहिए, ठीक है। मैं 9 भी नहीं बोलूँगा, 8 बजे मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अब इसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर 8 बजे सो के उठते हैं, ऐसा तो नहीं, ये रात भर पढ़ता था, और रोमन सैनी ने अपने वीडियो में बोला है कि रात भर पढ़ते हैं, कभी भी टाइम पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई आप स्टडी देख लीजिए, अभी रिसेंट स्टडीज़ जितनी भी हैं, जितना ग्रास्प आप डे लाइट में करते हैं उससे कम ग्रास्प आप नाइट में करते हैं, ठीक, क्लियर। ज़रूर लगता होगा जब आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि देर दिन में आपको काम करना है,
क्लासेस अटेंड करनी है और रात में आपको पढ़ना है तो बात अलग ही है। जैसे अगर रोमन सैनी का केस मैं बताऊँ तो दिन में उनको हॉस्पिटल या अपने कॉलेज जाना होता था जहाँ पे पढ़ाई चल रही थी उनकी। लौटते थे वो 3:30-4 बजे, वो सो जाते थे, 7 बजे सो के उठते थे एंड देन उसके बाद वो रात भर पढ़ते थे। सो ये शेड्यूल फॉलो होता था। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए और ख़ुद को भी कंफ्यूज मत कीजिए। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है किसी के लिए भी। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ इज एक्सरसाइज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर में बैठे हुए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों? एक्सरसाइज से क्यों दिक्कत आने वाली है? एक्चुअली माइंड जो होता है, जब आप स्टे रहते हैं, जब आप रुके रहते हैं, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मसल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो माइंड कंसीडर करता है कि हम एक ऐसी जगह पे, हम एक ऐसी जोन में हैं जहाँ पर मुझे अपनी सारी एनर्जी कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है? और आप ऐसे ही ट्रेन करते हैं। अगर आपको नहीं लगता तो आप माइंड के बारे में समझिएगा थोड़ा, कि माइंड आपका कुछ इस तरीके से ट्रेन होता है कि अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो माइंड आपकी सारी एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करता है। नो व्हेन सारी एनर्जी स्टार्टिंग में कंजर्व करने की कोशिश करता है तो वो आपको नींद ज़्यादा आती है, आप आराम लेटना पसंद करते हैं, तुरंत लेट जाते हैं। बट थोड़ी देर बाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्टिविटीज तो आपकी हो नहीं पा रही है। अब आप एक्टिविटी तो कर नहीं सकते या रात में जाके खेल तो सकते नहीं है, रात में एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, तो आप क्या कर देते हैं, उस एक्टिविटी को किसी और चीज़ में लगाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें। ओके, सो सॉरी, थर्ड एंड मोस्ट न्यू थिंग्स, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉकडाउन की सिचुएशन में चल रहे हैं तो इस टाइम पे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग मेरे हिसाब से टिकटॉक यूज़ करते होंगे और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटा आपका जाता होगा। कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पे फॉलो करना शुरू करिए। यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे कुछ अच्छी चीज़ें फॉलो करना शुरू करिए, तो सीखिए। इस ये जो स्पैन चल रहा है, जो कि अभी लॉकडाउन का अप्रॉक्सीमेटली शायद 45th डे है, ये जो स्पैन चल रहा है हमारा 46 में काउंट नहीं रख पा रहा हूँ, बट ये जो पूरा स्पैन चल रहा है, इस स्पैन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप कुछ ना कुछ सीखते जाएं। ऐसा नहीं है यार कि आप खाना बनाना सीख रहे हैं तो वो एक बुरी चीज़ है, बट वो भी अच्छी बात है, बट कितना, ठीक। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपकी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता है आपके उसमें सीवी में जो आपका करिकुलम वाइटे आप भरते हो, जो आपका रिज्यूमे होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता है कि आपने ये वाली चीज़ सीख रखी है। तो प्लीज़ लर्न न्यू थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ ही, जो लोग तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, वो क्या है, नो योर एनिमी। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। आप तैयारी करने जा रहे हो कंपटीशन की, इस टाइम पे अपने एनिमी को पहचानिए। किस तरीके का एग्ज़ाम प्रेजेंट करता है, कैसे क्वेश्चन थ्रो करता है, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन थ्रो करता है, मेजर किस चीज़ के ऊपर ध्यान रहता है, सारी चीज़ें खुद का एनालिसिस करिए। प्लीज़ यूट्यूब पर रिलाई मत करिए, प्लीज़ वेबसाइट्स पर रिलाई मत करिए। आप जितने अच्छे से स्क्रूटनिंग कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। आपसे बेटर स्क्रूटनिंग कोई भी नहीं कर सकता है। ये मेरी बात आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि आपसे बेटर स्क्रूटनिंग कोई नहीं कर पाएगा इसकी। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस टाइम पर, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पर जब भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जा रहे हैं या मीनवाइल आपने कोशिश किया हो, तो प्लीज़ एग्ज़ाम को पहचानने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम को समझिए और एग्ज़ाम की एक एक चीज़ नोट डाउन करके रखें। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज कंसिस्टेंसी। नाउ अब कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। आपने एक स्टडी पढ़ी होगी या जो भी उसमें आता था कि 21 दिन चाहिए, 21 डेज में आदत बदल जाएगी, ठीक है।
आपकी हैबिट बदल जाएगी। ये पता है ये स्टडी कब हुई थी? 1979। पैटर्न अलग था, तब लोगों का वर्किंग पैटर्न अलग था, तब लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। कंप्लीटली रॉन्ग। न्यू स्टडी क्या कहती है? न्यू स्टडी कहती है कि अगर आपको कोई हैबिट डालनी, 9th डे से आपकी बॉडी एक करना बंद कर देती है। 9th डे मतलब कंसिस्टेंटली, मान लीजिए कि आपने आदत डाली कि मैं सुबह 4 बजे से उठूँगा, तो 9th डे होगा, ये 9th डे से वो आपको दिक्कत होना कम हो जाना शुरू हो जाएगी। 40th डे पे जाकर के वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं, आपकी हैबिट बन जाएगी। अब आपको अच्छा लगेगा 4 बजे उठना, अब आपको अच्छा लगेगा एक्सरसाइज करना। 120 डे कंप्लीट होने पर ये आपकी पूरी पूरी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी पूरी काम नहीं चलेगा इसके लिए। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। फिर आपका माइंड जब भी आप वो काम करते हैं, आपका माइंड आपको अलग सा सेटिस्फैक्शन देता है, अलग से खुशी देगा। सो आपको कोई भी आदत डालनी हो, उसके लिए करना क्या होगा? स्टार्ट करिए, 9 दिन तक स्ट्रेट करिए, उसके बाद 40 दिन तक लगातार करना है आपको वो चीज़। 40 डेज में आपकी हैबिट में आ गई है वो चीज़। हैबिट के कोई चीज़ अगर आपकी हैबिट में है, डजंट मीन कि आप उसको करेंगे ही। कोई चीज़ अगर आपकी हैबिट में है, इट मीन्स नाउ दिस इज योर पर्सनल चॉइस कि आपको 4 बजे उठना है कि नहीं उठना है। नाउ आपकी बॉडी रेडी है इस चीज़ के लिए कि अगर आप 4 बजे उठा देते हैं तो बॉडी क्लॉक आपका सेट हो चुका है कि 4 बजे उसको उठ जाना है, चाहे आप कितने बजे उठो, 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, क्लियर है वो? और 120 डेज के बाद आपको उठना ही उठना है, ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है। अब 4 बजे उठना आपका ऐसा हो गया है कि ठीक है मैं 8 बजे, अब आपकी बॉडी का साइकिल पूरा पूरा कन्वर्ट हो चुका है और अब आपको रात में जल्दी नींद आने लगेगी और सुबह आप जल्दी उठने लगेंगे। सो ये पूरा डेज होता है, ये प्रॉपर टाइमिंग होती है। प्लीज़ इन चीज़ों में मत पड़िए कि आप 21 दिन में कन्वर्ट हो सकता है, 21 दिन में आप अपनी हैबिट बना लें। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास फिर वो चॉइस हो जाएगा, और जहाँ पर चॉइस फैक्टर होता है वहाँ पर रिजल्ट नहीं आता। अब सबको अच्छा लगा होगा ये 5 जो चीज़ें मैंने बताई, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आगे बढ़ जाते हैं, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भाभी जी ये वाला तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर बाहर 2 लिखा हुआ है तो हमने भाई इससे मल्टीप्लाई किया, देखो 8 हुए। इससे मल्टीप्लाई किया 2 को तो देखो ये हो गया, 2 आ गया। इससे मल्टीप्लाई किया 2 को तो देखो -18 आ गया। सो ये जो कैलकुलेशन पड़ रही है इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बाहर जो लिखा होता है उससे इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाली चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। अनदर मेथड में आगे वो स्केलर था, अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरी मैट्रिक्स के साथ में करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, तो प्लीज़ सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं, भूलिए नहीं। भूल गए तो आपको ही दिक्कत होने वाली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भूल जाएंगे, मेरा काम है पढ़ना, मैं अच्छे से पढ़ कर जा रहा हूँ ना। हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। अब इसको समझने के लिए हम करते क्या, ज़रा देखो। टू वर्क आउट द आंसर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब हमने कहा ये जो मेरी फर्स्ट रो है, ये मैट्रिक्स मेरी कौन सी है भाई? रो कितनी, क्या होता है हमारी मैट्रिक्स लिखते हैं m क्रॉस n के फॉर्म में लिखते हैं। पहले रो आता है फिर कॉलम,
यानी रो तो 2 हो गई, कॉलम कितने 3, और यहाँ पर रो तो 3 हो गई, कॉलम कितने 2, यानी 2x3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में है बेटा जी, 2x3 का मल्टीप्लिकेशन 3x2 के साथ में। कभी भी ऐसा लिखा रहे तो रिजल्ट बाबू आपका आ जाएगा, ये 3 और ये 3 कट गया, 2x2 का रिजल्ट आ जाएगा। यानी 2 क्रॉस, अगर मान लो ऐसी होती 3x4 का मल्टीप्लिकेशन 3x4 के साथ में हो रहा होता, ठीक, समझ रहे, तो ये 3x4 का ही रिजल्ट आता। बट अगर ये मल्टीप्लिकेशन 4x3 हो जाता तो 4 और 4 हट जाते और 3x3 का रिजल्ट आ जाता। बात समझ में आ गई, क्लियर। नाउ करते क्या है, डॉट प्रोडक्ट में पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सर, 1 × 7 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 11. This comes out to be 7. This comes out to be 18. This comes out to be 33. 7 plus 33 is 40 plus 18 is 58. Look at the answer. This is 58. Now इसको ही अब सर 4 टर्म कैसे आएंगे, अब इस तीनों को ही हम क्या कर देंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कहा कि 8 × 1 है प्लस 2 प्लस 3 × 12 है, समझे। तो ये क्या हो गया, 8, 20 और 36, 20 और 36 जोड़ देंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 20 और 36 जोड़ देंगे तो 56, और 56 में 8 जोड़ दिया, आ गया कितना, 64। ठीक है, अगले पेज में मैंने लिख करके रखा है आपके लिए, ठीक है, तो नंबर मिला लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, पहली रो बन गई, पहली रो कंप्लीट हो गई। पहली रो में क्यों 2x2 की मैट्रिक्स आ रही है, अब आपको समझ में आया क्यों आ रही है 2x2 की मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसके क्या है, इसका पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, एक पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। भाई रो इधर 2 और इधर कॉलम 2, आंसर फाइनल का तो रो इनटू कॉलम ही होता है, इसीलिए 2x2 की मैट्रिक्स आई है। समझना, ठीक, समझ में आया क्या, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे की रो पहला कॉलम, नीचे की रो दूसरा कॉलम, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। आगे बढ़ते हैं, देखो मैंने बोला था 1, 2, 3 का मल्टीप्लिकेशन 7, 9, 11 के साथ में आया 58। फिर 1, 2, 3 का मल्टीप्लिकेशन 8, 10, 12 के साथ में आया 64। फिर 4, 5, 6 का मल्टीप्लिकेशन 7, 9 और 8 के साथ में आया 139। फिर उसके बाद 4, 5, 6 का मल्टीप्लिकेशन आया 8, 10 और 12 के साथ में आया 154। भाई बात सही है बाबूजी, सबको समझ में आता है, ज़रा आंसर बताता है हमको। हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मैंने कहा लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और इधर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10। लो भाई 2x2 का मल्टीप्लिकेशन है किसका, जरा निकाल के दिखाओ जरा, 2 मिनट का समय सभी के पास में है, निकालिए जरा। 2x2 3x2 के साथ में, ये तो नहीं बताया, बताया ही नहीं है।
तीन टर्म तो है ही नहीं सर। पहला रो, पहला सॉरी पहला रो पहला कॉलम। तो सर 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ नहीं होगा। समझे? ऐसे ही 3 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ में, 4 का 7, 9 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ में। तो फंस गए। अब क्या करेंगे, आओ समझते हैं कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा भी नहीं निकलेगा। आओ जरा आगे बढ़ जाते हैं। हमें अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है n क्रॉस p के साथ में, और ns मस्ट बी सेम, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, m क्रॉस p आ जाएगा। यही मैंने बताया था। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 2 क्रॉस p 4 के साथ है, तो आंसर कितना बाबू, 3 क्रॉस 4। अभी तो सर मल्टीप्लाई हो ही नहीं पा रहा, तब कैसे। और सर एक चीज और दिक्कत होगी, यहां पर क्या हो रहा था कि हमने तो भाई स्टार्टिंग में ये रो ली थी और ये कॉलम लिया था। जैसे मैं ज़रा लिख कर दिखाता हूँ। मेरे पास में 3 क्रॉस 2, 3 मतलब कि 3 रो और 2 कॉलम, तो 7 8 9 10 11 12, बोलो बाबू सही है ना। और 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मतलब 2 रो और 4 कॉलम, ठीक है, 2 रो और 4 कॉलम, 2 3 4 5 6 7 8। अब सर जी क्या करेंगे, अब सर जी ये वाला टर्म जाएगा इसके साथ में, ये वाला टर्म जाएगा इसके साथ में। क्लियर? ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। बट ये सारे टर्म ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होंगे सर, फिर 3 क्रॉस 4 कैसे आएगा, इसमें तो खाली 2 ही टर्म है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब 3 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 4 है, ठीक है, n क्रॉस p है ना, तो m क्रॉस p आता है, यानी 3 क्रॉस 4 आता है। अब ज़रा इसको अच्छे से समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तब तुमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो मैंने ये मैट्रिक्स बना दी है 7 8 9 11 12, ठीक है बाबू, और ये मैट्रिक्स बना दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक फंडा बताया था मैंने, क्या बताया था मेरा फंडा, याद आ रहा है? फंडा हमसे क्या कहता है कि पहली रो पहले कॉलम को पकड़ेगा, 7 1 7 8 5 40। दूसरी रो दूसरे कॉलम को पकड़ेगा, तीसरी रो तीसरे कॉलम को पकड़ेगा। दिक्कत तो हो रही है यहाँ पर, हमारे पास में बनकर चले चौथे के साथ में क्या होगा, आओ इसको अगले में समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 क्रॉस 1 आता है, क्यों समझिएगा जरा। 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा मेरे पास में ये तीन बीच वाले चले जाते हैं और ये आ जाता है, ये तो पता ही है, हमको पता है ना। अब मैंने कहा कि यार ये जो मेरी रो होती है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी पूरा, तो 1 इंटू 4 3 इंटू 6, तो ये आ गया 32, आ गया 32। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 क्रॉस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 क्रॉस 3 के साथ में।
पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब सर टर्म तो बचा नहीं। बाबू ये तुम्हारे पास में पहला चैनल बनाया है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो हम आते हैं समझते हैं। अब यही बात हम कर रहे थे कि हमने कहा 3x1 है और 1x3 है। बनाते हैं 3x1 मतलब 3 रो हैं, एक ही कॉलम है, तो हमने लिख दिया 1 2 3। और एक ही यहाँ पर क्या है, एक रो है 3 कॉलम है, 4 5 6। ठीक है, क्लियर भाई, यही तो होगा ना। अब जरा ध्यान दो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो पहला वाला रो पहले कॉलम से ये मेरा बनाएगा A11। इसका मतलब 1 इंटू 4, पहले वाला पहले से दूसरे, सॉरी पहला वाला दूसरे से क्या बनाएगा A12। भाई बात समझ में आ गई, अब कहानी क्लियर हो रही है। पहला वाला पहले से, पहला वाला दूसरे से A12, पहला वाला तीसरे से। देखो वही हम बात कर रहे थे, समझ में आया क्या, कि पहला वाला दूसरे से A12 यानी 1 इंटू 5, पहला वाला तीसरे से यानी A13 यानी कि 1 इंटू 6, दूसरा वाला पहले से यानी कि A21, इसका मतलब क्या हो गया ये 2 इंटू 4। दूसरा वाला मेरे पास में क्या हो गया, दूसरा वाला मेरे पास में दूसरे से A22 यानी कि 2 इंटू 5। दूसरा वाला तीसरे से A23 यानी कि 2 इंटू 6। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा वाला पहले से A31, 3 इंटू 4। भाई बात समझ रहे हैं ना सब लोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, A5 करेंगे, फिर क्या करेंगे A33, 3 इंटू 6 करेंगे। बोलो समझ में आया क्या? होप सभी को क्लियर हुआ होगा। यानी पहली रो अगर यहाँ पर टर्म कम भी होते हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब हमने कहा, अब हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने 2x3 और कैसे निकाला इसको जो प्रूव कर रहे थे। तो हमने कहा कि एक मेरे पास था, ये थी मेरी मैट्रिक्स 3x2 की और ये थी मेरी मैट्रिक्स 2x4 की। ठीक है, तो मैंने 3x यानी 3 रो, 3 रो मतलब और 2 है, 1 2 3 4 5 6, समझे। 2x4 मतलब 2 रो है 4 कॉलम है मेरे पास में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, ओके। पहला वाला पहले से 1 इंटू 1, पहला वाला दूसरे से 3x4 बनेगी, ध्यान रखना 3x4 बनेगी, ध्यान रखना। क्या बन रही है बाबू, 3x4 बन रही है। पहला वाला दूसरे से 2, तीसरे से, चौथे से। दूसरा वाला, दूसरे वाले की बात करेंगे, ये वाले टर्म की बात करेंगे, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। ठीक है, अब इसमें एक चक्कर रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जब 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे प्लस कर देना है। अब मल्टीप्लाई और प्लस करने की बात कर रहे हैं, तो बेटा जरा समझो, मुझे तो बनानी थी 3x4 की मैट्रिक्स ना, और 3x4 के मतलब कि मेरे पास 3 रो रहेगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, लेकिन एलिमेंट्स 4 रहेंगे। इसका मतलब हर बार 1 2 3 4 इन चारों एलिमेंट का इस्तेमाल जरूर होना होगा।
मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इन 3 का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो हो क्या रहा हो, जरा समझिए। ठीक है, जरा समझिए हो क्या रहा होगा, जरा समझिएगा। मैं बहुत इसीलिए आपको बार बार इस चीज के ऊपर फोकस करके समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक को एक से मल्टीप्लाई तो किया बेटा, 3 को एक से भी किया, 5 को एक से भी किया, समझ में आया? 1 से 2 को मल्टीप्लाई तो किया, 3 को 2 से भी किया, 5 को 2 से भी किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो किया। अब मेरे हिसाब से इसके आगे आप लोगों को दिखेगा नहीं। फिर 3 को 3 से भी किया और 5 को 3 से भी किया, 3 को 3 से, 5 को 3 से। सिमिलर वे में 1 को 4 से मल्टीप्लाई तो किया, 3 को 4 से भी किया, 5 को 4 से भी किया। ये हमारा क्या हो गई, पहली रो बन गई। कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं रो से। ठीक, तो हमने पूरा कॉलम लिया, एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा पहला बना। दूसरे पे अब क्या आ जाएंगे, ये हमारा, हमें दूसरा बनाना है ना, ये सेकंड वाले की बात करनी है। तो एक ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा बेटा जी, दूसरा हमारे पास में अब हम लेंगे ये कॉलम के हमने जितने एलिमेंट्स लिए थे उसको इससे मल्टीप्लाई, ये कॉलम के एलिमेंट लिए थे इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी कॉलम के एलिमेंट लेंगे इससे मल्टीप्लाई। अब समझ में आया क्यों 3 क्रॉस 4 बन रहा है। सेकंड क्या हमारे पास में, इसी कॉलम के एलिमेंट्स इससे मल्टीप्लाई, ये पहले वाले इससे मल्टीप्लाई, दूसरे वाले इससे मल्टीप्लाई, तीसरे वाले इससे मल्टीप्लाई। तो 4 मेरे पास में बन गए, 4, 3 क्रॉस 4, 4 एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं और 3 मेरे पास में रो बनती जा रही है। अब होपफुली सबको क्लियर होगा। टेक्निकल गेमर हेलो, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना, इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी हो अगर, तो ये बराबर बिल्कुल नहीं होता b इंटू ए के। जैसा कि आपने देख लिया 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 क्रॉस 1 आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया, पलट दिया, 3 क्रॉस 1 को 1 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में 3 क्रॉस 3 रिजल्ट आ गया। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यही मैंने आपको बता दिया अभी कि भाई ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ बराबर नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे भैया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको ऑर्डर को चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे तो करें। कैसे लिखेंगे बेटा, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। समझ रहे हो ना, कॉलम का रो से मल्टीप्लाई, उल्टा किया सॉरी, कॉलम का रो से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो, तो कॉलम का रो से मल्टीप्लाई होने में क्या होगा, पहले वाले टर्म की बात कर रहे हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया 2, इधर क्या आ गया बेटा 1 और 6 इज 7, इधर 4, इधर 2 एंड 8 इज 10। ये आ गया फाइनल। ठीक है,
अब इसी का ऑपोजिट लिख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला रिजल्ट लिख लें, यहाँ पर ये वाला रिजल्ट लिख लेते हैं 2 7 4 10, ये आ गया ना। अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग, इसमें आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो रहा होगा। आई होप आप सभी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अब हम दूसरे वाले में क्या करेंगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 इंटू 1 2 रो का कॉलम से, तो पहली रो का आप दूसरे कॉलम से करो, सॉरी पहले कॉलम का दूसरी रो से करो। 2 इंटू 3 है प्लस 1 इंटू 4 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन पहले वाले से करेंगे, 0 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, यहाँ पर 0 इंटू 3 है, 2 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू 4 है। रिजल्ट क्या आ गया, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 4। ठीक है, क्लियर, समझ लेना इस बात को। पहले वाले को दूसरे वाले से किया, दूसरे वाले को, अब ये वाला हमारे पास में क्या आ गया 8। देखो रिजल्ट एकदम अलग आ गया, तो बराबरी नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर। चलो फिर इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली सबको सेशन पसंद आया होगा एंड आपको मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ ध्यान रखिए सभी लोग अपने आप का, अगर इनका ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन भी हो गया है, प्लीज़ घर में रहें, सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करें। ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ फॉलो करिए, सेफ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। 6 और 4 10, 4